हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी है पहले उसको देखना, तभी आपको आज का टॉपिक समझ आएगा। और स्टार्ट करने से पहले ही बोल रही हूँ, आप थोड़ा सा पेशेंट रहना, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और इस मंथ के अंदर अंदर आपका बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट हो जाएगा, जितने भी सारे टॉपिक्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कन्वर्टिंग इनटू SFB। SFB क्या है? स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर किसी और बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करवाना है तो उसके लिए क्या कंडीशंस है? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक की हमने कंडीशंस की थी ना। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक की एलिजिबिलिटी के लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 ईयर्स का, और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 200 करोड़ होती है। प्रपोजल आया था 300 करोड़ का, पर अभी पास नहीं हुआ था, ठीक है। बट अगर अभी किसी पेमेंट बैंक को या फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करवाना है तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं? अगर किसी पेमेंट्स बैंक को कन्वर्ट करना है स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो उसको मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए 5 ईयर्स का। वैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का चाहिए होता है, बट अगर किसी पेमेंट्स बैंक को कन्वर्ट करवाना है अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में, इसलिए उसको एक्सपीरियंस चाहिए होगा सिर्फ 5 ईयर्स का, ठीक है। और अगर किसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अपने आप को कन्वर्ट करवाना है स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो उसके लिए एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है 100 करोड़, और विद इन 5 ईयर्स उसको बढ़ा के कैपिटल कितनी करनी पड़ेगी 200 करोड़। उसको अपनी कैपिटल कितनी करनी पड़ेगी 200 करोड़। मिनिमम कैपिटल 100 करोड़ होनी चाहिए और विद इन 5 ईयर्स उसको कितनी करनी होगी 200 करोड़। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स और एडवांसेस में क्या फ़र्क होता है? जो लोन्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकते हैं, बट जो ऑन द अदर हैंड एडवांसेस हैं वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होंगे। शॉर्ट टर्म मतलब अप टू 1 ईयर, सिर्फ 1 ईयर तक के लोन्स हैं वो उनको बोलेंगे एडवांसेस। जो लोन्स हैं वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी। एडवांसेस शॉर्ट टर्म के लिए होंगे अप टू 1 ईयर, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवांसेस। एडवांसेस के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो होते हैं कैश क्रेडिट, एक होता है बिल्स डिस्काउंटेड, एक होता है ओवरड्राफ्ट। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवांसेस। एडवांसेस के 3 टाइप्स हैं, कैश क्रेडिट, बिल डिस्काउंटेड और ओवरड्राफ्ट। जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है वो सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को ही दी जाती है, बट जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसके अंतर्गत सेविंग्स अकाउंट में भी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है, जो कि है 10,000 रुपीज़ की। वैसे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट में ही होती है, बट जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसके अंतर्गत सेविंग्स अकाउंट में भी 10,000 तक का आपको ओवरड्राफ्ट मिल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेक्स। चेक्स की पार्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चेक तो आपको पता ही है क्या होता है जो हम इशू करते हैं चेक्स, ठीक है। चेक्स की मेन 3 पार्टीज हैं, एक है ड्रॉयर, एक है ड्रॉई, एक है पे ई। ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ड्रॉअर मतलब ऑनर। ड्रॉअर इज द ओनर, मतलब जिसके नाम का चेक है, जिसका अकाउंट है, जो चेक बना रहा है। ड्रॉअर इज द ओनर हुज अकाउंट, और जिसका अकाउंट है। और ड्रॉअर कौन है? जो ओनर ऑफ द चेक है, जो चेक लिख रहा है, ठीक है। उसके बाद पे ई। पे ई मतलब जिसको पेमेंट रिसीव हुई है। पे ई मतलब जिसको पेमेंट रिसीव हुई है, वन हु रिसीव्स द पेमेंट। और ड्रॉ ई, चेक के केस में हमेशा ड्रॉई बैंक होगा। चेक के केस में हमेशा ड्रॉई कौन होगा? बैंक होगा। ड्रॉई वो होता है वन हु मेक्स द पेमेंट, मतलब जो पैसे देता है। पैसे चेक के हमेशा बैंक से आएंगे, इसलिए ड्रॉई चेक के केस में हमेशा बैंक ही होगा। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ चेक्स। जो कोई भी चेक है वो 3 मंथ्स के लिए ही वैलिड होता है, ठीक है। चेक्स कितने टाइम के लिए वैलिड होते हैं? 3 मंथ्स के लिए। और चेक कहाँ पे डिफाइंड है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये एक्ट का ईयर पूछ लेते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 6 में डिफाइंड है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि चेक्स कौन से सेक्शन का पार्ट है? सेक्शन 6 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। उसके बाद आ जाता है चेक की टाइप्स। चेक बेसिकली 6 टाइप का होता है। एक होता है बिरर चेक, एक होता है ऑर्डर चेक, एक होता है क्रॉस्ड चेक, एक होता है एंटीडेटेड चेक, एक है पोस्ट डेटेड चेक और एक है स्टेल चेक, ठीक है। बियरर चेक जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, मतलब जिसके हाथ में चेक लग गया पेमेंट उसी को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक मतलब चेक पे जिसका नाम है स्पेसिफिक पर्सन का, उसी पर्सन को मिलेगा चेक की जो पेमेंट है। उसके बाद क्रॉस चेक। क्रॉस चेक में क्या होता है? आप ऊपर ना 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हो और इसको आप कैश काउंटर पे जाके कैश नहीं करवा सकते। जो उस चेक की पेमेंट है ना, वो सिर्फ उस अकाउंट होल्डर के अकाउंट में ही रिसीव होगी, उस अकाउंट होल्डर के अकाउंट में ही रिसीव होगी। नेक्स्ट है हमारा एंटीडेटेड चेक। एंटीडेटेड चेक को आप कैश करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी चेक पे डेट है 15, उसके बाद 15 के बाद वो चेक 15 मार्च की डेट है सपोज, 15 मार्च के बाद वो 3 महीने तक चेक वैलिड है ना। तो आपने 16 को देखा, 17 को देखा, 18 को देखा, मतलब 15 के बाद आप जब भी चेक देख रहे हो वो आपका होगा एंटीडेटेड चेक। तो उसके बाद तो आप कभी भी कैश करवा सकते हो, बट हाँ वो टाइम पीरियड 3 मंथ्स के पहले पहले का ही होना चाहिए। पोस्ट डेटेड चेक।
पोस्ट डेटेड चेक को जब तक डेट नहीं आती आप चेक को कैश नहीं करवा सकते। फॉर एग्जाम्पल किसी चेक की डेट है 15 मार्च, आप 12 मार्च चले गए उस चेक को लेके बैंक में, बैंक वाले कहेंगे भैया अभी तो इसकी डेट ही नहीं आई तो आप कैश नहीं करवा सकते, 15 के बाद आना तब जाके कैश होगा। तो पोस्ट डेटेड चेक को आप कैश नहीं करवा सकते बिफोर डेट, तो वो पोस्ट डेटेड चेक कहलाता है। स्टेल चेक मतलब, स्टेल मतलब बासी हो गया चेक, और जो चेक है उसकी वैलिडिटी कितनी है 3 मंथ्स, इसलिए वो इनवैलिड हो गया। अगर कोई चेक इनवैलिड हो गया 3 मंथ के बाद आप जा रहे हो, 15 मार्च डेट है उसकी, मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, 15 जून के बाद जा रहे हो, वो कहेंगे नहीं ये तो स्टेल चेक है इसलिए ये वैलिड नहीं है, तो स्टेल चेक इज इनवैलिड चेक। अब एक नया सिस्टम आया था CTS 2010। CTS की फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछी जाती है कि CTS में T किसके लिए स्टैंड करता है, C किसके लिए, S किसके लिए। तो CTS की फुल फॉर्म है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ये कब आया था? 2010 में आया था, ठीक है। ये क्यों आया था? स्टॉपिंग द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द चेक। चेक्स की फिजिकल मूवमेंट को रोकने के लिए सिस्टम लाया गया था, ताकि जो पहले ना चेक्स क्या थे उसको अगर हमें क्लियर करवाना होता था तो चेक्स की फिजिकल मूवमेंट होती थी, तो उसको रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस आई। अब इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस से ही चेक्स क्लियर हो जाते हैं। और ये कौन से सिस्टम पे वर्क करते हैं? MICR। MICR क्या है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है RBI। RBI क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो RBI है वो किस कमीशन की रिकमेंडेशंस पर बना है। तो जो RBI है वो यंग इल्टन कमीशन की रिकमेंडेशंस पर बना है, और यंग इल्टन कमीशन को रॉयल कमीशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल कमीशन। और जो ये कमीशन है ये कब बना था? 1920 में बना था। यंग हिल्टन कमीशन 1920 में बना था। तो इस कमीशन ने 1926 में सजेस्ट किया कि हमारा एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, ठीक है। मतलब 1920 में कमीशन बना, 1926 मतलब 6 साल बाद इसने सजेस्ट किया कि हमारे पास कोई सेंट्रल बैंक होना चाहिए। तो इस कमीशन की रिकमेंडेशन के कारण 1934 में RBI एक्ट आया। कौन सा एक्ट आया? RBI एक्ट। और जो भी चीज़, ये जो भी बॉडी एक्ट की वजह से बनती है तो उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। तो RBI कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। RBI का एक्ट है 1934 का, और RBI ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए 1 अप्रैल 1935 से। कब से स्टार्ट किए RBI ने अपने ऑपरेशंस? 1 अप्रैल 1935 से। और पहले जो RBI थी उसका हेड ऑफिस कहाँ होता था? कोलकाता में होता था। बट 1937 में जो इसका ऑफिस है उसे परमानेंटली कोलकाता से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। कोलकाता से मुंबई इसका जो ऑफिस है वो परमानेंटली शिफ्ट हो गया। उसके बाद RBI नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी 1949 को। अब ये नेशनलाइज क्या होता है? नेशनलाइज मतलब कोई चीज़ पहले प्राइवेट है अब उसे पब्लिक कर दिया गया। पहले RBI थी वो प्राइवेट आइडेंटिटी थी, उसके बाद 1 जनवरी 1949 को RBI को पब्लिक आइडेंटिटी बना दिया गया। RBI के 4 लोकल बोर्ड्स हैं, और 4 लोकल बोर्ड्स कहाँ कहाँ पे हैं? एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है, एक कोलकाता में है। 4 लोकल बोर्ड्स हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है। और RBI की जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो 27 है, सब ऑफिसेज 4 हैं, और जो इसके गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास, और ये 25th नंबर के गवर्नर हैं RBI के, ठीक है। और RBI के डिप्टी गवर्नर्स मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, और अभी करंटली 4 डिप्टी गवर्नर्स कौन से हैं? T रविशंकर, महेश कुमार जैन, माइकल डी पात्रा, M राजेश्वर राव। T रविशंकर, महेश कुमार जैन, माइकल डी पात्रा, M राजेश्वर राव, ठीक है। उसके बाद जो RBI है उसके जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पैनल है उसमें कितने मेंबर्स हैं? उसमें 21 मेंबर्स, ठीक है। वो 21 मेंबर्स कौन कौन से हैं? एक तो हो गया गवर्नर। गवर्नर कौन है अभी के? शक्तिकांत दास जी। उसके अलावा 4 हो गए डिप्टी गवर्नर्स, यही T रविशंकर, महेश कुमार जैन, माइकल डी पात्रा और M राजेश्वर राव। उसके बाद 4 लोकल बोर्ड्स के मेंबर। जो 4 लोकल बोर्ड्स है ना, इन चारों लोकल बोर्ड्स के मेंबर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के 4 लोकल बोर्ड्स के मेंबर्स 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री से आते हैं, और 10 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11, और 11 + 10 21। तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं RBI की उसमें 21 मेंबर्स होते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे हम ग्रुप स्टडीज़ डेली बेसिस पे करते हैं।